टेंट स्टडीज इसके चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से न्यूक्लिक अम्ल के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम लोग डीएनए और आरएनए इसके विषय में भी जो है अध्ययन करेंगे और इनकी संरचनाओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये डीएनए और आरएनए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बेहतर कंसेप्ट के साथ इनके विषय में हम लोग समझने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम के माध्यम से सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट को यहाँ पर दिखलाया गया है। जैसे इसमें न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित पहला पॉइंट है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, खोजकर्ता कौन है, कब खोज हुआ था। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज जीवों में 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा की गई थी। तो फ्रेडरिक मिस्चर जो हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता हैं। कब किए थे? तो 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का जटिल यौगिक होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल किस प्रकार के यौगिक होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का एक जटिल यौगिक होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। तो ये जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि केंद्रक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। या न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनका स्थानांतरण कौन करेगा? तो न्यूक्लिक अम्ल करता है। तो ये यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये मालूम रहने चाहिए। इसके अलावा अब आगे देखेंगे हम न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो पहला जो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो डीएनए का जो फुल नेम है तो उसको डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए जो होता है वो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये जो है फुल नेम पूछा जाता है कि डीएनए का फुल नेम बताइए और आरएनए का फुल नेम क्या होगा, तो ये मालूम रहना चाहिए। तो न्यूक्लिक अम्ल ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों की संरचना को पहले देख लें कि डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, आरएनए की संरचना किस प्रकार की होती है। इनकी संरचनाओं को देख लिया जाए कि किस प्रकार की इनकी संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डीएनए और आरएनए की संरचना है। डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित संरचना होती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 कुंडलियाँ हैं जो एक दूसरे से जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, द्विकुंडली संरचना है। तो यहाँ पर डीएनए की जो संरचना है वो द्विकुंडलित संरचना होती है और आरएनए की जो संरचना है वो सिंगल एक कुंडलित संरचना है। तो यहाँ पर आरएनए की संरचना एक कुंडलित होती है जबकि डीएनए की संरचना जो है द्विकुंडलित होती है। ठीक है, तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया था। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना के विषय में बताए थे किसने? तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को बताया था। चलिए अब इसके आगे डीएनए के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको। यहाँ पर डीएनए में पहला पॉइंट है कि यह एक न्यूक्लिक एसिड है। जैसा कि हम लोग पहले देख ही चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का ही एक भाग है डीएनए। तो यह न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। तो डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला रहता है। तो जो डीएनए होता है ये कहाँ पर मिलेगा?
तो कोशिका के केंद्रक में धागे के रूप में फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो डीएनए की कुछ मात्रा, डीएनए की जो कुछ मात्रा है वो केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो डीएनए केंद्रक में तो मुख्य रूप से मिलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये पाया जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं कि डीएनए जो है केंद्रक के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो माइटोकांड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें डीएनए संबंधी जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कैसा पदार्थ है? तो आनुवांशिक है। जैसे डीएनए अपने जैसे मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरण होता रहता है। माता पिता से उसके बच्चों को जो है डीएनए, उनका डीएनए मिलेगा। तो इस तरह जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है डीएनए स्थानांतरित होता रहता है, चलता रहता है। तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डीएनए जो होता है वो माता पिता से संतानों में पहुंचता है। जो भी माता पिता में गुण लक्षण होते हैं उनके बच्चों में भी वो डीएनए के माध्यम से पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। तो डीएनए की संरचना जो होती है वो कितने पदार्थों से निर्मित होती है? तो 3 पदार्थों से। जैसे इसमें पहला है पदार्थ नाइट्रोजन क्षार, दूसरा है शुगर और तीसरा पदार्थ है फास्फोरिक अम्ल। तो ये 3 पदार्थ मालूम रहने चाहिए जो कि डीएनए की संरचना में महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों पदार्थ, जो 3 पदार्थ होते हैं डीएनए की संरचना में, इससे संबंधित एक डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डीएनए की जो है एक डीएनए से संबंधित, जो डीएनए में 3 पदार्थ पाए जाते हैं उससे संबंधित एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो डीएनए में 3 पदार्थ होते हैं, एक तो नाइट्रोजन क्षार होता है, एक शुगर होता है और एक फास्फोरिक अम्ल। तो नाइट्रोजन क्षार के अंतर्गत जो है 2 पदार्थ आते हैं, एक आता है प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। और प्यूरीन के अंतर्गत 2 आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो प्यूरीन के अंतर्गत ये 2 आते हैं क्षार, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं साइटोसिन और थायमिन। तो ये सभी जो है नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा? तो प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरीन होता है और एक होता है पिरिमिडीन। तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरीन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो एडेनिन, ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो साइटोसिन और थायमिन। इसके अलावा जो दूसरा पदार्थ है शुगर जो होता है इसके अंतर्गत पेंटोज शुगर आएगा। पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन शुगर होते हैं, मतलब 5 कार्बन इसमें पाए जाएंगे। पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं। और जो तीसरा है फास्फोरिक अम्ल, तो ये फास्फोरिक अम्ल रहेगा। तो यहाँ पर डीएनए में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं सबका जो है एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। और एक नीचे यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है कि जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए को या डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? ये हम पहले भी बता चुके हैं कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था और 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह हम लोग डीएनए में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसको हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर डीएनए खत्म हो गया। अब चलिए आरएनए को देखते हैं। तो यहाँ पर आरएनए से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको एक डायग्राम द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। जिससे इसमें पहला है
पहला पॉइंट है कि कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। तो आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। जैसे ये है कोशिका द्रव्य और इसमें जो है आरएनए इस तरह बिखरा रहेगा। तो कोशिका द्रव्य में आरएनए जो होता है, आरएनए वो बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसमें दूसरा जो पॉइंट है कि एकल कुंडलित संरचना होती है। आरएनए किस प्रकार की संरचना है? तो एकल कुंडलित, ये हम लोग संरचना देख चुके हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है एकल कुंडलित, एक कुंडली इसमें पाई जाएगी। तो आरएनए में जो है एक कुंडली पाई जाती है, एकल कुंडलित संरचना होती है। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि पूछे जाते हैं कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल जो है भाग लेता है? तो वह है आरएनए। तो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। और नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये जो है गैर आनुवांशिक पदार्थ है। जैसे डीएनए जो है वो तो आनुवांशिक पदार्थ होता है कि माता पिता के गुण लक्षण जो होते हैं वो उसके बच्चे में चले जाते हैं डीएनए के माध्यम से। लेकिन आरएनए जो होता है वो गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें जो है ये नहीं है कि ये माता पिता के लक्षण गुण जो है इसके माध्यम से बच्चों में जाएगा। तो आरएनए जो होता है ये गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है कि आरएनए कुछ वायरस में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है आरएनए, लेकिन कुछ वायरस में, जैसे एक वायरस यहाँ पे है लिखा गया है टोबैको मोजेक वायरस। तो टोबैको मोजेक जो वायरस होता है इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए कार्य करता है। तो इस तरह हम लोग आरएनए से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट है उसको समझ चुके हैं। अब इसके बाद आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके प्रकार को समझा जाए, कितने प्रकार के होते हैं आरएनए। तो यहाँ पर आरएनए के प्रकार दिखाए गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं, पहला इसमें है प्रकार मैसेंजर आरएनए। तो पहला इसमें आरएनए का प्रकार है मैसेंजर या एमआरएनए, इसको जो है कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और दूसरा है राइबोसोमल आरएनए या स्मॉल आर आरएनए, इसको कहते हैं। और तीसरा इसमें आरएनए है ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल टी आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए, तो आरएनए ये तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे यहाँ पर देखिए मैसेंजर आरएनए, पहला है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए जो होता है यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता है। तो डीएनए में जो भी अंकित सूचनाएं, जो भी डीएनए के माध्यम से सूचनाएं होती हैं उसको प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर कौन लेकर आता है? तो मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है, ये मालूम रहना चाहिए। इसमें दूसरा जो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का इसका क्या कार्य होता है? तो इसका मुख्य कार्य है राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना। तो राइबोसोम्स की जो संरचना होती है उसके संगठन में ये सहायता प्रदान करता है। इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पूछा भी गया है कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? तो विशेषकर इसका निर्माण होता है केंद्रिका में। इसके बाद है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या कार्य करता है? तो इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना है। तो जो एमिनो अम्ल होते हैं, जो भी अमीनो अम्ल होते हैं उनको प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना किसका कार्य है? तो ट्रांसफर आरएनए का कार्य है। यह सभी आरएनए में सबसे छोटा है। तो जो ये तीनों आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? तो ट्रांसफर आरएनए होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा कौन होता है? तो सबसे बड़ा आरएनए होता है राइबोसोमल। तो राइबोसोमल जो है यह सबसे बड़ा आरएनए होता है। यह आरएनए का 80% होता है।
यह आरएनए का कितना परसेंट होगा? 80%। तो ये पूरे आरएनए का जो है ये 80% अकेला पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए। तो इस तरह जो है आरएनए के तीनों प्रकार में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो है अब डीएनए और आरएनए में क्या अंतर पाया जाता है उस अंतर को भी देख लिया जाए, कौन कौन सा अंतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डीएनए तथा आरएनए में अंतर जो है बताया गया है। तो जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको जो है यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे इसमें पहला अंतर है डीएनए में आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करता है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करेगा माता पिता से उसके बच्चे में। जो भी गुण होते हैं माता पिता के उसके बच्चे में चले जाते हैं डीएनए के माध्यम से। जबकि आरएनए जो होता है ये सिर्फ प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो शरीर में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है किसके द्वारा होगा? तो आरएनए के द्वारा होगा। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर है डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, जबकि आरएनए जो है वो राइबोस शुगर है। ये दूसरा हो गया अंतर। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण अंतर है कि डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। तो आरएनए कहाँ पर उपस्थित होगा? तो आरएनए जो है वो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। तो आरएनए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। ये हो गया तीसरा अंतर। और नंबर 4 जो अंतर है वो यह है कि डीएनए जो होता है उसमें पिरिमिडीन क्षार में थायमीन पाया जाएगा। तो पिरिमिडीन क्षार में डीएनए का थायमीन क्षार पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है। जबकि आरएनए के पिरिमिडीन क्षार में यूरेसिल पाया जाता है। तो पिरिमिडीन क्षार में डीएनए में तो थायमीन मिलेगा लेकिन आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण अंतर है जिसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार जो है न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित हर एक पॉइंट का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हैं, इतना समझ लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।